आओ दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कूलिंग टावर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, रेंज का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अप्रोच का कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है कूलिंग टावर पे, वेट वाल टेम्परेचर क्या होता है, कहाँ तक हम हॉट वाटर को ठंडा कर सकते हैं। इन सब के बारे में इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। कूलिंग टावर किसे कहते हैं? हॉट वाटर को कोल्ड जिस टावर में किया जाता है उसे कूलिंग टावर कहते हैं। कोई अगर एग्जाम में पूछता है कूलिंग टावर किसे कहते हैं तो आप बोलोगे कि हॉट वाटर को जिस टावर में कोल्ड किया जाता है उसको हम कूलिंग टावर कहते हैं। कितने टाइप का होता है या फिर बोल सकते हैं कूलिंग टावर का क्लासिफिकेशन पूछता है तो आप लिख सकते हो ये जनरली दो टाइप के होते हैं, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। कहीं कहीं एटमॉस्फेरिक ड्राफ्ट कूलिंग टावर भी दिया होता है, इसलिए मैंने तीनों लिख दिया है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होने का, आप ऐसे भी लिखोगे तो भी सही होगा। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, एटमॉस्फेरिक ड्राफ्ट कूलिंग टावर, मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर दो टाइप का होता है, फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं, इनका डिफिनीशन क्या होगा। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, इससे पहले हम जाने कूलिंग टावर लगाते हैं क्यों, कहाँ पे इनका यूज होता है, यह जानना ज़रूरी है। पूछता कूलिंग टावर हम लगाते हैं इंडस्ट्री में किस पर्पज़ से लगाते हैं, कि ज़रूरी है हमको लगाना, कहाँ पे किस इंडस्ट्री में इसको ज़रूरत पड़ती है कूलिंग टावर की। तो ऐसे इंडस्ट्री जहाँ पे हमें वाटर का यूज मैक्सिमम किया जाता है, वाटर को प्रोसेस फ्लूइड को ठंडा करने के लिए जिस इंडस्ट्री में मैक्सिमम यूज किया जाता है वहाँ पे कूलिंग टावर का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, यूज रिफाइनरी में, फर्टिलाइज़र में, पावर प्लांट में, इन सब जगहों पे आप इनका यूज कर सकते हो। पेट्रोकेमिकल में, इन सब जगहों पे आप इनका यूज कर सकते हो। इसका रीजन क्या है, एक किस लिए, इनका रीजन एक क्यों लगाए जाते हैं, कूलिंग टावर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों लगाए जाते हैं, रीजन पूछ सकता है तो आप बता सकते हो। इकोनॉमी इम्प्रूव करने के लिए, प्लांट की इकोनॉमी इम्प्रूव करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को लो करने के लिए, कम करने के लिए, हर कम से कम वाटर की क्वांटिटी का यूज करने के लिए, और रीयूज को इम्प्रूव करने के लिए। कहने का मतलब जो प्रोसेस फ्लूइड को हमको जैसे इस डायग्राम से आपको समझाते हैं। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ये क्या है, हमारा कंडेंसर है। ठीक, ये हमारा क्या नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का मतलब नाम से ही पता चला, नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है जो प्राकृतिक हो, अपने आप ही हो, नेचुरल तरीके से जो हो रहा है। ड्राफ्ट का मतलब होता है वैक्यूम, जहाँ पे नेचुरल तरीके से वैक्यूम क्रिएट हो। ठीक है, उसको नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर कहते हैं। अरे किसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट होता है नेचुरल ड्राफ्ट, ये टावर की जितनी ज़्यादा हाइट होती है उसकी वजह से नेचुरल ड्राफ्ट क्रिएट होता है। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में पूछता है इसका शेप कैसा होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल की हाइपरबोलिक, तो हाइपरबोलिक शेप का होता है नेचुरल ड्राफ्ट। अगर इस शेप का नहीं होगा तो वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसका शेप हमारा हमेशा हाइपरबोलिक शेप होता है। ठीक, कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो कि ये हाइपरबोलिक शेप का बना होता है। किसका बना होता है, कंक्रीट का बना होता है, मेटल का नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, मेटल का इसलिए नहीं बनाते हैं ताकि हमें कास्ट उसकी ज़्यादा पड़ेगी, इसके लिए हम मेटल का नहीं बनाते हैं। और कंक्रीट का बनाने से क्या इफेक्ट होता है कि कंक्रीट का बनाते हैं टाइम तो लगता है लेकिन लंबी लाइफ तक चल सकता है, कोरेजन का कोई इशू नहीं होता, इसलिए कंक्रीट का बनाते हैं, कास्ट भी कम लगती है मेटल की तुलना में। दूसरा, इसमें क्या लगा होता है, एक ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगा होता है। देखो इसको दिखाया है, इस ड्रिफ्ट एलिमिनेटर होता है। ड्रिफ्ट पहले समझो, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, एलिमिनेटर का मतलब समझते हो, किसी चीज़ को बाहर निकालना। एलिमिनेटर का मतलब होता है एलिमिनेट करना, किसी चीज़ को बाहर निकालना। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर मतलब ड्रिफ्ट को एलिमिनेट करना, बाहर निकालना है। और ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है एयर के द्वारा या फिर वेपर के द्वारा लिक्विड को अपने साथ जो ले जाने की जो प्रोसेस होती है, एयर कह सकते हैं वेपर, अगर अपने साथ वाटर को लेके ऊपर की ओर जाती है, किसी भी लिक्विड को कोई वेपर अपने साथ ऊपर की ओर लेके जाती है, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसको जो रिमूव करता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ठीक, ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है। एक हमारा हाइपरबोलिक शेप है टावर का, नीचे उसका एक बेसिन है जहाँ पर ठंडा पानी इकट्ठा हो रहा है, कोल्ड वाटर, यहाँ से एयर नेचुरली इन कर रही है। कैसी है, एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, नेचुरल ड्राफ्ट है ना, तो नेचुरल जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो इस यहाँ से नीचे से एंट्री, इसका पॉइंट है, टावर के अंदर एंट्री करती है। इसके अंदर क्या है,
इसके अंदर पैकिंग भरी हुई है। ये पैकिंग किस लिए लगाते हैं? पैकिंग हम एयर ऊपर से जो वाटर स्प्रे करेंगे इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाने के लिए लगाते हैं। क्यों कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाने के लिए लगाते हैं? कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाने से हमारा क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ये पैकिंग ना लगाओ तो एयर सीधे निकल जाएगी, वाटर सीधे निकल जाएगा, तो उसमें कॉन्टैक्ट टाइम कम मिलेगा, जिससे हीट ट्रांसफ़र कम होगा। इसलिए हम पैकिंग लगाते हैं ताकि कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ जाए और हाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है इन दोनों के बीच के। ये पैकिंग मीडिया, इसको हम फिल मीडिया भी बोलते हैं। इसमें क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर से क्या है, नोजल लगा हुआ है। यहाँ से हॉट वाटर को स्प्रे कराते हैं। स्प्रे क्यों कराते हैं? स्प्रे इसलिए कराते हैं ताकि वो सरफेस एरिया ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैकिंग को भिगो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में आए, इसलिए हम इसका स्प्रे कराते हैं। ठीक। और एक किस पंप से टावर के अंदर भेजे जाते हैं ये भी पूछ लेता है कि कौन सा पंप लगा होता है कूलिंग टावर में। तो कौन सा पंप लगा होता है? एक्सियल पंप लगा होता है या फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है। मैक्सिमम केस में एक्सियल पंप लगा होता है। अगर एमसीक्यू पूछता है कि कूलिंग टावर में किस टाइप का पंप यूज किए जाते हैं हॉट वाटर की इनलेट के लिए, ऑप्शन दे देगा आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप, पिस्टन पंप, गियर पंप, एक्सियल पंप, या फिर बोल सकता है एक्सियल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो एक्सियल पंप लगाओगे आप। ठीक। एक्सियल पंप क्यों लगाओगे? एक्सियल पंप वह पंप होता है जिनसे हमें क्या होता है, हाई डिस्चार्ज मिलता है। ये भी सेंट्रीफ्यूगल टाइप के ही होते हैं, लेकिन इनसे क्या होता है, हाई डिस्चार्ज मिलता है। जो हमारे खेतों में सिंचाइयों में यूज किए जाते हैं पंप, इरिगेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इरिगेशन पर्पज़ के लिए, वहाँ पे भी एक्सियल पंप लगे होते हैं। हमें क्या होता है, हाई डिस्चार्ज की जरूरत होती है, ना कि हाई हेड की। हाई सेंट्रीफ्यूगल पंप उसी के लिए यूज करता है, लो हेड हाई डिस्चार्ज। लेकिन एक्सियल पंप भी वही होता है, लेकिन इसमें क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की तुलना में ज़्यादा डिस्चार्ज मिलता है, तो इसलिए इसको हम एक्सियल पंप बोलते हैं। इसमें एक्सियल पंप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो डिस्चार्ज होता है शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल होता है, इसलिए इसको एक्सियल पंप बोलते हैं। इसके बारे में अच्छे से आपको बताऊंगा बाद में। आप ये जान लो कि एक्सियल पंप यूज करते हैं इनलेट कराने के लिए, वहाँ से स्प्रे कराया जाता है। ये पैकिंग मीडिया है जिसके ऊपर स्प्रे होता है, नीचे से एयर जाती है, इन दोनों का आपस में कांटेक्ट होता है, जिससे अपनी हीट का हॉट वाटर अपनी हीट एयर को देती है। एयर क्या होती है, ठंडी होती है, और ये क्या होती है, हॉट वाटर गर्म होती है। तो हीट का ट्रांसफ़र किधर से होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हमेशा होता है। तो हॉट वाटर हीट अपनी एयर को देगी, जिसकी वजह से एयर क्या होगा, गर्म होकर ऊपर की ओर बाहर की ओर निकलेगी। और साथ में साथ क्या होगा, कुछ पार्ट जो है वाटर का इवापरेट होगा। इवापरेट होने का मतलब होगा कि वाटर हमारा जो है पेपर के रूप में बाहर की ओर निकलेगा। कहीं भी आप देखते होगे बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांटों में ऊपर की ओर देखते होगे धुआं की तरह निकलता होगा, जिसको लगता है देखने में कि धुआं, लेकिन धुआं नहीं होता। वो एक्चुअल में क्या होता है, वाटर का वेपर होता है। और कैसा होता है, प्योर स्टेट में होता है, प्योर कंडीशन होती है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। तो कभी कभी पूछता है कि कूलिंग टावर के टॉप से जो निकलती है वो क्या होती है, वो वेपर होती है। कैसी होती है, प्योर होती है कि इम्प्योर होती है? प्योर होती है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है एयर को छोड़ के। तो इसके ऊपर से वाटर के वेपर निकलते हैं और एयर निकलते हैं, जिस लिखा मैंने, एयर आउट विथ सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। एयर बाहर निकलती है कुछ वाटर के वेपर को लेके। ठीक है। इसी के वाटर के वेपर को रोकने के लिए अगर हम, जैसे क्या है, वेपर वाटर का निकलेगा, वो क्या होगा, हमारी तरह से एक तरीके से मटेरियल का लॉस होगा, मतलब वाटर का लॉस होगा। हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पानी को ठंडा करना है ना, कि पानी को लॉस कराना है। तो एयर अपने साथ वाटर को लेके जा रही है, जिसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। हम चाहते हैं इसको अपने साथ लेके ना जाए, तो इसके लिए हम क्या है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगाते हैं। ये क्या होता है, एयर अपने साथ वाटर के वेपर को ऊपर क्यों लेके जाती है, इससे जाकर टकराती है। तो क्या, जो अपने साथ जो वाटर के वेपर को एयर लेके जाती है, वो एयर को, वाटर को छोड़ देती है, और एयर इसको छोड़ के बाहर की ओर निकल जाती है, और पानी हमारे से टकरा के फिर दोबारा नीचे की ओर बेसिन में इकट्ठा हो जाता है। ठीक। उसी को हम ड्रिफ्ट एलिमिनेटर बोलते हैं जी। ठीक। इसलिए इसको क्यों लगाते हैं कूलिंग टावर में, इसका पर्पज़ इसलिए लगाते हैं मटेरियल के लॉस को कम करने के लिए। ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है, यहाँ से एयर निकल जाती है और वाटर हमारा नीचे बेसिन में ठंडा हो जाता है, कोल्ड वाटर, जिसको हम दोबारा क्या करते हैं, पंप लगा के, एक कंडेंसर है जिसमें हम ट्यूब साइड से भेज देते हैं, और इधर सेल साइड से क्या भेजते हैं, प्रोसेस फ्लूइड भेजते हैं। कभी कभी पूछता है कंडेंसर में ट्यूब साइड से हम क्या भेजते हैं, वाटर को जनरली हम किस साइड से भेजते हैं, सेल साइड से भेजते हैं कि ट्यूब साइड से भेजते हैं। तो वाटर को हमेशा ट्यूब साइड से भेजते हैं, सेल साइड से क्यों नहीं भेजते हैं? सेल साइड से नहीं भेजने का रीज़न ये है कि अगर वाटर में क्या होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है जो कोरेजन का काम करता है। ठीक है। अगर
सेल साइड से भेजेंगे तो हमारी पूरी सेल जो है ख़राब हो जाएगी कोरेजन की वजह से। सेल हमारा क्या होता है, कास्टली होता है, जबकि ट्यूब उतनी ज़्यादा कास्टली नहीं होती, इसलिए हमको ट्यूब साइड से भेजते हैं। अगर कोरेजन होगा तो ट्यूब ही ख़राब होगा, सेल नहीं ख़राब होगा। अगर सेल साइड से भेजेंगे तो हमारी सेल तो पूरी ख़राब होगी, उसके साथ साथ क्या हमारा ट्यूब भी पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक। उसमें कास्ट हमें ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम ट्यूब साइड से हमेशा वाटर को भेजते हैं। सेल साइड से प्रोसेस फ्लूइड को भेजते हैं कंडेंसर में, जहाँ से क्या होता है, ये प्रोसेस फ्लूइड क्या होता है, हॉट होता है, ठीक है। ये कोल्ड वाटर क्या होता है, ठंडा होता है। इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से हमारा कोल्ड वाटर क्या होता है, हॉट हो जाता है, और प्रोसेस फ्लूइड हमारी ठंडी हो जाती है, बाहर निकल जाती है। प्रोसेस फ्लूइड उस फ्लूइड को कहते हैं, ऐसे फ्लूइड जिनका हम किसी प्रोसेस में यूज कर रहे हैं उसको प्रोसेस फ्लूइड बोलते हैं। एक कोल्डिंग वाटर जो है एक यूटिलिटी के रूप में है यूज की जा रही है। इसके बाहर से निकला हॉट वाटर, इसको हम दोबारा क्या किए, टावर में भेजें, वहाँ से दोबारा ठंडा किए, ये प्रोसेस करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम क्या है, इकोनॉमी में प्लांट की बूस्ट कर जाती है और कम से कम वाटर का हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसी वाटर को हम क्या कर रिसाइकिल कर रहे हैं, इसलिए वाटर का जो इनिशियल वाटर की ज़रूरत पड़ती है वो कम कर देते हैं कूलिंग टावर का यूज करने से, ठीक है। नेचुरल टैप कूलिंग टावर में आप क्या लिखोगे, अगर पूछेगा तो उसका एक सिंपल सा फिगर बनाओ। आप पेना बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन ये दिखा दो कि स्प्रे करा रहे हैं पानी को, नीचे पैकिंग मीडिया है, बेसिन है, एयर को इनलेट करा रहे हैं, यहाँ से पानी को कोल्ड वाटर को बाहर निकाल ले रहे हैं, यहाँ से आउट निकाल, इतना बना दोगे तो भी सही है, या पूरा बना दोगे तो भी सही है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो कि पॉइंट टू पॉइंट लिखो, ज़्यादा अच्छा होता है एग्जाम में, क्योंकि 5 नंबर में आते हैं और ज़्यादा टाइम होता नहीं लिखने के लिए, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट लिखो, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। क्या लिख सकते हो कि पहला पॉइंट लिख सकते हो कि हाइपरबोलिक शेप का बना होता है, कंक्रीट का बना होता है, इसमें एक एलिमिटर लगा होता है जो क्या करता है, एयर अपने साथ वाटर को लेके जाती है, इसको रिमूव करने का काम करता है। इसमें एक पैकिंग मीडिया लगी होती है जो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है। एक कंस्ट्रक्शन में आपने लिख दिया, उसका प्रिंसिपल क्या लिख सकते हो, प्रिंसिपल में लिखोगे नेचुरल ड्राफ्ट इज जनरेटेड बाय इट्स टावर लॉन्ग हाइट। नेचुरल ड्राफ्ट जो जनरेट किया जाता है, ड्राफ्ट का मतलब होता है वैक्यूम, नेचुरल जो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है वो इस टावर की हाइट की वजह से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। कि ड्यू टू लॉन्ग हाइट ऑफ टावर की लंबी हाइट की वजह से नेचुरल ड्राफ्ट क्रिएट होता है, ठीक है। डेल्टा पी इज क्रिएटेड बिटवीन अपर एंड बॉटम पोर्शन ऑफ टावर, मतलब डेल्टा पी का मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, कैसे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो, देखो यहाँ पे वाटर क्या है, हमारी ठंडी है, एयर हमारी क्या है, ठंडी है, यहाँ वो एयर क्या है, हॉट है, तो क्या होगा, एयर यहाँ हमारी ठंडी और यहाँ एयर हमारी हॉट है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या, जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा उतनी तेज़ी से हमारी एयर बाहर की ओर निकलेगी, और जितनी तेज़ी से बाहर निकलेगी उतने तेज़ी से एयर वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में आएगी, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होगा, ठीक। तो किसकी वजह से नेचुरल ड्राफ्ट किया जाता है, टावर की हाइट की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि हाइपरबोलिक शेप का इसीलिए बनाते हैं, नीचे चौड़ा होता है ऊपर जाके पतला होता जाता है, इसको हम हाइपरबोलिक शेप बोलते हैं, वही इस प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। आप सिंपल एक टर्म में भी लिख सकते हो, टावर की हाइपरबोलिक शेप एंड हाइट की वजह से जो नेचुरल ड्राफ्ट क्रिएट होता है, प्रिंसिपल में लिख सकते हो बस सिंपल, ठीक। एडवांटेज में क्या लिख सकते हो, क्या इसकी लॉन्ग लाइफ टाइम होती है, लॉन्ग लाइफ टाइम का मतलब इसकी लंबी ज़िंदगी होती है, लंबी आयु होती है, क्योंकि कंक्रीट का बना होता है, मेटल का बना नहीं होता, ताकि कोरोजन का इशू आए इसमें। दूसरा, वेरी लो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कास्ट होती है, मतलब ऑपरेटिंग मतलब होता है कि ऑपरेटिंग कास्ट का मतलब होता है जिसको इस टावर को ऑपरेट में चालू करने में जो पैसा लगता है उसको ऑपरेटिंग कास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वेरी लो इसकी ऑपरेटिंग कास्ट होती है। ऑपरेटिंग मतलब जिस चालू को पूरा चालू कर दें, अब कंटिन्यू हमारी जो है टावर कंटिन्यू रनिंग में है, उस समय जो उसके खर्चे लग रहे हैं उसको ऑपरेटिंग कास्ट बोलते हैं, तो वो भी कम लगता है। इसमें मेंटेनेंस कास्ट भी कम लगता है, क्योंकि इसमें क्या मेंटेनेंस के रूप में क्या करोगे, मेटल का तो बना नहीं है, हमारा टावर मेटल का तो बना नहीं है, इसमें मेंटेनेंस के रूप में क्या करोगे, पैकिंग मीडिया ऐसी को चेंज करोगे, कुछ साफ़ सफाई करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करोगे नहीं, इसलिए इसमें मेंटेनेंस कास्ट भी कम लगती है, ऑपरेटिंग कास्ट कम लगती है। लॉन्ग लाइफ टाइम होती है, इसमें नो नॉइज पॉल्यूशन होता है, आवाज़ का कोई पॉल्यूशन नहीं होता, आवाज़ नहीं करता। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर ये है। आइए हम देखते हैं फोर्स टाइप कूलिंग टावर। जो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के जो 2 टाइप होते हैं, फोर्स टाइप कूलिंग टावर, इंड्यूस्ड टाइप कूलिंग टावर। अब अंतर क्या होता है कूलिंग टावर में, नेचुरल ड्राफ्ट में देखो एयर के इनलेट के लिए हमने कोई फ़ैन नहीं लगाया, नेचुरली एयर इसके अंदर इनलेट कर रही है। फोर्स टाइप कूलिंग टावर में क्या होता है, फैन लगाते हैं, ब्लोअर लगाते हैं, मैक्सिमम जगह ब्लोअर लगाते हैं, क्योंकि ब्लोअर एयर को हाई प्रेशर से और हाई क्वांटिटी में भेजता है, इसलिए हम ब्लोअर का यूज करते हैं, फ़ैन का यूज नहीं करते हैं, ब्लोअर लगाते हैं। अगर हम हवा को, अगर हम वही फ़ैन जो टावर के बॉटम में लगाते हैं तो उसको फोर्स टाइप कूलिंग टावर बोलते हैं, अगर यही फ़ैन हम टावर के टॉप पे लगाते हैं तो उसको इंड्यूस्ड टाइप कूलिंग टावर बोलते हैं। अब दोनों को अलग अलग क्यों लगाते हैं, इसका भी एक रीज़न है, ठीक है। पहले जान लो कि फोर्स टाइप किसको बोलते हैं, जब
फ़ैन अगर हम टावर के बॉटम पे लगाते हैं इसको फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर बोलते हैं। इसका शेप हाइपरबोलिक शेप नहीं होता, एक हमारे रेक्टेंगल स्क्वायर शेप का बना होता है। मैक्सिमम जगहों पर रेक्टेंगल स्क्वायर का ही बनाते हैं फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर ही केवल हाइपरबोलिक शेप का बनाते हैं, क्योंकि वहाँ नेचुरली हम ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ हम फोर्स तरीके से ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं। देखो लिखा ना, फोर्स मतलब धक्का दे के वैक्यूम क्रिएट करना। यहाँ हम एयर को क्या करते हैं, एयर को हम क्या करते हैं, सक कराते हैं। ठीक, एयर को हम फैन लगा होता है जो एयर को अपने अंदर सक करता है और टावर के अंदर भेजता है। यहाँ पैकिंग मीडिया लगी है, यहाँ से वाटर को स्प्रे कराते हैं, इन दोनों का कॉन्टेक्ट होता है, एयर बाहर निकल जाते हैं कुछ वाटर वेपर के साथ और नीचे ठंडा पानी इकट्ठा होता चला जाता है। इसको हम फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फोर्सली हम ड्राफ्ट क्रिएट कराते हैं। फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में फ़ैन कहाँ लगाता है, टावर के बॉटम में लगा होता है। इसका शेप कैसा होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल शेप का बना होता है। आप फिगर बना दो। आइए हम देखते हैं इसके बाद इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्या होता है। देखिए ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, इसमें फ़ैन कहाँ लगा हुआ है, टावर के ऊपर लगा हुआ है। ये भी स्क्वायर शेप का ही बना होता है। इसमें एयर क्या होती है, सक की जाती है। उसमें एयर क्या धक्का दे के अंदर टावर के अंदर भेजी जाती है फोर्स्ड ड्राफ्ट में। इसमें क्या है, एयर को सक किया जाता है। एयर के इनलेट का रास्ता है, वहाँ से एयर को ऊपर फैन लगा जो एयर को तेज़ी से सक करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में एयर और तेज़ी फ्रिक्वेंसी के साथ तेज़ वेलोसिटी से बाहर ऊपर की ओर निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उन दोनों के बीच में कांटेक्ट टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेचुरल फोर्स की तुलना में ज़्यादा टाइम आप कांटेक्ट होता है इनमें और तेज़ी से होता है। ठीक है, कई बार रिपीटेशन होती है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में, इसीलिए इससे इकोनॉमीज़ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो पूछता है कि किस टाइप का कूलिंग टावर की इकोनॉमी सबसे अच्छी होती है, तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर की इकोनॉमी सबसे अच्छी होती है, मैक्सिमम इकोनॉमी होती है। इसी का यूज हर इंडस्ट्री में मैक्सिमम किया जाता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर का। ठीक, एक होता है मिक्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। मिक्स्ड ड्राफ्ट का मतलब होता है जिसमें इंड्यूस्ड और फोर्स दोनों का यूज किया जाए, उसको मिक्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर बोलते हैं। उसमें क्या होगा, एक यहाँ भी फैन लगा होगा, यहाँ पे भी फैन लगा होगा, जो आपने अभी देखा ये फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। यहाँ पे फैन लगा, एक टॉप पे भी एक फैन लगा दें तो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर हो जाएगा। इसको बैलेंस ड्राफ्ट कूलिंग टावर भी बोलते हैं। दोनों तरफ अगर फैन लगा तो उसको बैलेंस ड्राफ्ट कूलिंग टावर बोलते हैं। ठीक, ये थे हमारे कूलिंग टावर के टाइप, उसके बारे में। अब इसमें पूछता है कि क्या क्या कूलिंग टावर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से लॉसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट लॉसेस का भी, ड्रिफ्ट का मतलब बताया हमने, एयर के द्वारा जो वाटर के वेपर को वाटर को ले जाना, उसी को हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर वाटर ड्रिफ्ट लिमिटर नहीं लगाएंगे तो वाटर क्या है, ऊपर की बाहर क्यों निकलता जाएगा पेपर के रूप में। ठीक है, एयर के साथ वाटर अपने साथ वाटर को लेके जाएगी, जिसका क्या होगा, एक तरीके से हमें वाटर का लॉस होगा। तो क्या होगा, ड्रिफ्ट लॉस होगा, जिसकी वजह से हमें मटेरियल का लॉस होगा। तो ड्रिफ्ट लॉसेस होते हैं। इवापोरेशन लॉसेस होते हैं, जो स्टीम वेपर के रूप में जो बाहर निकल रही है हमारी वाटर, जो स्टीम बन के रूप में बाहर निकल रही है, वो क्या होगी, इवापोरेट हो रही है। तो एक तरीके से उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक, वो तो नेचुरली है, उसको निकलना ही है। तो इवापोरेशन लॉसेस एक हो गया। तीसरा है ब्लो डाउन लॉसेस। ब्लो डाउन लॉसेस का मतलब वह लॉसेस हम क्या करते हैं, जब कूलिंग टावर होती है, जब उसकी मरम्मत करते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो पानी यहाँ इकट्ठा होता जाएगा। क्या, एक यहाँ वाल लगाया होगा जो पानी को डिस्चार्ज के लिए लगाए रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर में क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटी होती हैं। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, हम बाहर निकाल के रूप में बाहर फेंकते हैं, जिसका हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम ब्लो डाउन लॉसेस कहते हैं। मतलब इम्प्योरिटी को क्या कम करने के लिए कुछ पानी को हम दोबारा बाहर की ओर दोबारा भेजते रहते हैं, निकालते रहते हैं टावर के अंदर से, तो उसको हम बोलते हैं ब्लो डाउन लॉसेस। आइए हम देखते हैं रेंज अप्रोच वेट वाल टेम्परेचर ड्यू पॉइंट कूलिंग टावर पे कैसे इफेक्ट करते हैं। इससे क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसके बारे में आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए कि रेंज क्या होता है। आइए देखते हैं रेंज क्या होता है। कोई भी चीज़ को कहाँ, उसकी इनिशियल टेम्परेचर क्या है, उसका फाइनल टेम्परेचर कहाँ है, उसी को हम बोलते हैं रेंज। रेंज हमेशा किसी एक सिंगल फ्लूइड का निकलता है, दो फ्लूइड का अप्रोच निकलता है। रेंज हमेशा किसी एक फ्लूइड का निकलता है। मतलब कि जैसे वाटर है, हॉट वाटर इन कर रहे हैं तो इसका क्या टेम्परेचर है, और जब आउट हुआ कोल्ड में जब कन्वर्ट हुआ तो उसका क्या टेम्परेचर होगा। तो यहाँ केवल वाटर का ही टेम्परेचर ले रहा है, तो केवल एक ही फ्लूइड ले रहा है ना, तो इसको बोलते हैं रेंज। इसका इनिशियल अपन फाइनल कहाँ से कहाँ तक इसको ठंडा कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रेंज।
ठीक है। हॉट वाटर का टेम्परेचर कोल्ड वाटर का टेम्परेचर का माइनस कर दोगे तो उसको रेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 40 डिग्री पे हॉट वाटर इन कर रहा था, ठंडा हुआ 30 डिग्री तक, तो उसका रेंज क्या हो गया, 10 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कितनी हीट रिमूव हुई। रेंज का मतलब होता है कि वाटर हॉट था कोल्ड हुआ तो कितनी हीट रिमूव हुई। इसमें देखो 40 में 30 घटाओ कितना बचा, 10 डिग्री बचा, तो कितनी हीट रिमूव हो गई। ठीक, वही रेंज बताता है। 10 डिग्री हीट जो है रिमूव हो गई, वो कितनी हीट रिमूव हुई, 10 डिग्री हीट रिमूव हुई। रेंज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट रिमूव होगी, रेंज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट रिमूव होगी। ठीक है, रेंज का मतलब ये होता है, ये केवल सिंगल फ्लूइड के लिए होता है। अप्रोच क्या होता है, आइए देखते हैं। अप्रोच क्या होता है, दो फ्लूइडों का होता है। कोल्ड वाटर जो निकला उसका टेम्परेचर और जो वेट वाला टेम्परेचर, किसका वेट वाला टेम्परेचर, एयर का जो वेट वाला टेम्परेचर है, ठीक है, उसका दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको अप्रोच बोलते हैं। यहाँ देखो दो फ्लूइड है, एक कोल्ड वाटर है, एक वेट वाला टेम्परेचर ऑफ एयर है। ठीक है, एयर का टेम्परेचर, तो यहाँ दो फ्लूइड हो गए, एक एयर एक अलग गैस हो गई या लिक्विड हो गया। फिर ठीक है, फ्लूइड हमारे दोनों आते हैं, लिक्विड और गैस, इसलिए फ्लूइड बोल रहा हूँ। यहाँ दो अलग अलग फ्लूइड हो गए, अप्रोच दो फ्लूइडों का निकलता है। रेंज देखो यहाँ पे एक ही फ्लूइड था, वाटर ही था, तो अप्रोच दो फ्लूइडों का होता है। ठीक है, एक कोल्ड वाटर जितना बाहर निकला और वेट वाटर टेम्परेचर ऑफ एयर उसका डिफरेंस होता है अप्रोच। मानो कि हॉट वाटर 40 डिग्री पे एंट्री किया, कोल्ड वाटर निकला 30 डिग्री, कोई वाटर ठंडा होकर निकला 30 डिग्री पे, वेट वाटर टेम्परेचर 25 डिग्री, तो अप्रोच कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसका मतलब होता है कूलिंग टावर की एफिशिएंसी बताता है। अप्रोच जो होता है कूलिंग टावर की एफिशिएंसी बताता है। अप्रोच जितना कम होगा एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी। मतलब ये देखो अप्रोच है 5 डिग्री है, ठीक है, हम वाटर को कहाँ तक ठंडा कर सकते हैं, जैसे 30 डिग्री किया, हम इसको कहाँ तक ठंडा कर सकते हैं, 30 से इसको मैक्सिमम यहाँ तक ठंडा कर सकते हैं, WBT तक ठंडा कर सकते हैं, वेट वाले टेम्परेचर तक ठंडा कर सकते हैं। इससे नीचे नहीं ठंडा कर सकते हैं वाटर को। मतलब कहने का मतलब कूलिंग वाटर जो 30 का उसको हम 24 नहीं ले सकते, हम इसको 25 ही लिख सकते हैं, मतलब 25 तक हम ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा करें कि अगर वेट वाले टेम्परेचर तक ठंडा करना है, ठीक है, तो ऐसा इम्पॉसिबल होता है। क्यों इम्पॉसिबल होता है ऐसा, क्योंकि हमें टावर की जो हाइट होती है कूलिंग टावर की, वो इनफाइनाइट हाइट की बनानी पड़ेगी। अगर हम उसको एयर के वेट वाले टेम्परेचर तक ठंडा करना चाहते हैं तो टावर की हाइट को इनफाइनाइट बनाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अप्रोच क्या होता है, इनका डिफरेंस होता है 5 डिग्री। ये जितना ही तुम्हारा कम होगा, ठीक है, जितना कम होगा मतलब वाटर हमारा उतना ही ठंडा होगा, तो इफिशियंसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। वेटेबल टेम्परेचर क्या होता है, यह वह लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहाँ पर कूलिंग टावर वाटर को कोल्ड कर सकता है। मतलब वह टेम्परेचर होता है जहाँ तक कूलिंग टावर जो होता है वाटर को ठंडा कर सकता है। अभी बताया ना वेटेबल टेम्परेचर क्या होता है, जहाँ तक हम कूलिंग टावर की तरह वाटर को ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, वो कहाँ तक मिनिमम कर सकते हैं, वेटेबल टेम्परेचर तक कर सकते हैं। तो पूछता है एग्जाम में कि कहाँ तक ठंडा कर सकते हैं वाटर को, तो वेटेबल टेम्परेचर तक ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, ये कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस मेनली वेटेबल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मतलब कूलिंग टावर हमारा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा करेगा बुरा करेगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो वेटेबल टेम्परेचर पे करेगा, एयर का वेटेबल टेम्परेचर पे करेगा। ठीक है, तो वेटेबल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एफिशिएंसी उतनी ख़राब होगी। मतलब वेटेबल टेम्परेचर 25 की जगह अगर मान लो 28 हो, ठीक है, ये वाटर कहाँ तक ठंडा कर सकते थे, पहले 25 कर सकते हैं, अब मान लो 28 हो गया, तो कहाँ तक ठंडा कर सकते हैं, 28 तक कर सकते हैं। मतलब वो ठंडक पहले 25 ज़्यादा कम है कि 28 कम है, 25 कम है, तो कहाँ तक ठंडा कर सकते हैं, कौन ज़्यादा ठंडा होगा, 25 ज़्यादा ठंडा होगा ना, तो इफिशियंसी हमारी ख़राब है। वेट वाला टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो इफिशियंसी हमारी क्या होती है, डाउन हो जाती है। एक बार MCQ पूछा था इसने कि कूलिंग टावर की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, रेंज पे कि अप्रोच पे, WBT और ड्यू पॉइंट दिया था। तो मैक्सिमम बच्चों ने अप्रोच लगाया था और मैक्सिमम बच्चों ने WBT लगाया। तो दोनों ऑप्शन एक तरीके से सही है, लेकिन अगर चारों ऑप्शन में जो मेन बेसिक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है वो WBT निकालना। जिन्होंने WBT लगाया है आंसर, उनका आंसर सही है। आइए इसके बाद हम देखते हैं ड्यू पॉइंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ड्यू पॉइंट वह टेम्परेचर जहाँ पर एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को बोलते हैं नमी। कंडेंस मतलब होता है वेपर से लिक्विड में बनना, होना स्टार्ट हो जाए। मतलब वह टेम्परेचर जहाँ पर एयर में प्रेजेंट जो है मॉइस्चर जो है लिक्विड में बनना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं। ये कूलिंग टावर की डिज़ाइन पे डायरेक्ट रोल या डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालता। ठीक है, डायरेक्ट जैसे रेंज, अप्रोच, वेटेबल टेम्परेचर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, ड्यू पॉइंट डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालता। ठीक, आइए हम न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके बाद हम MCQ सॉल्व कराएंगे। ठीक है, हम हर टॉपिक आपको आप कमेंट में लिखो
या फिर अपने तरह से मैं खुद पढ़ाऊँगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था कूलिंग टावर के बारे में, सर बताओ उसके अच्छे से रेंज, अप्रोच, ड्यू पॉइंट, उसके बारे में बताया। आप कमेंट में लिख सकते हो किस पॉइंट को अगर आपको डाउट है तो उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊँगा। उससे कुछ MCQ भी रिलेटेड सॉल्व कराऊँगा। और न्यूमेरिकल भी देखो, न्यूमेरिकल है अगर दिया है हॉट वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री है, कोल्ड वाटर का 30 डिग्री है, वेट वाटर टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो इसका रेंज ज्ञात करो, अप्रोच ज्ञात करो, इसकी इफिशियंसी ज्ञात करो और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, मतलब कि कोल्ड वाटर को हम कहाँ, तो उसका मिनिमम टेम्परेचर कहाँ तक उसको ठंडा कर सकते हैं। ये तो सिंपल से कहाँ तक ठंडा कर सकते हो, 25 डिग्री सेल्सियस तक। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, इसका सिंपल सा आंसर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। इसका कहाँ तक ठंडा को, वेटेबल टेम्परेचर तक। रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर घटा दो, 40 में से 30 घटा दो, क्या हो जाए 10 डिग्री। अप्रोच क्या होता है आपको बताया, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर माइनस WBT, तो कितना है 30 माइनस 25 कर दो, कितना आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। इफिशियंसी क्या होती है ये नहीं बताया था, ए रेंज अपान रेंज प्लस अप्रोच होती है, रेंज अपान रेंज प्लस अप्रोच होती है। हमारा रेंज कितना निकला 10 डिग्री सेल्सियस, रेंज लिख दिया। अप्रोच कितना निकला 5, इन दोनों को जोड़ दो, 10 5 15। इफिशियंसी निकालना मतलब 100 से गुणा कर दो, इसको कट पिट कर दो, इफिशियंसी आपकी निकल जाएगी। देखो काटो इसको, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, कितना बना 200/3, काटो 3 छक्के 18, कितना हाथ में लगा 2 हाथ में लगा, फिर लगा 3 छक्के 18, ठीक है, फिर हाथ में लगा 2 लगा, फिर कितना लगा 5 3 छक्के 18, 66.66% इसकी एफिशिएंसी आ रही है टावर की। ठीक, आइए हम इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करते हैं। ये MCQ है, ये ऑप्शन दिए हैं, एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। कूलिंग टावर में कोल्ड वाटर का मिनिमम टेम्परेचर कहाँ तक कर सकते हैं, कोल्ड वाटर का मिनिमम टेम्परेचर कहाँ तक सकते हैं। DBT मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर, WBT मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर, FP मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, DP मतलब ड्यू पॉइंट, कहाँ तक कर सकते हैं। आपको बताया अभी मैंने, कहाँ तक कर सकते हैं, वेटेबल टेम्परेचर तक कर सकते हैं। कूलिंग टावर की एफिशिएंसी डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, वेटेबल टेम्परेचर पे, ड्यू पॉइंट पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे कि ड्राइबल टेम्परेचर पे, किस पे डिपेंड करती है, वेटेबल टेम्परेचर पे। इफ़ रेंज कांस्टेंट एंड अप्रोच लेस देन, अगर हम रेंज को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, मतलब हॉट वाटर का टेम्परेचर और कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर, मतलब जितनी हीट रिमूव कर रही है टावर के थ्रू, उसको कांस्टेंट कर दें, अप्रोच को हम कम कर दें, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, या कांस्टेंट हो जाएगी, या फिर जीरो हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, बताओ क्या होगा, कमेंट में लिखो। अगर हम, क्या बोला हमने, रेंज कांस्टेंट कर दिया जाए, अप्रोच कम कर दिया जाए, अप्रोच कम कर देने का मतलब क्या हो गया, अप्रोच क्या होता है, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर माइनस वेटेबल टेम्परेचर, ठीक है। अगर ये हमारा कम हो रहा है, अप्रोच हमारा जितना कम हो रहा है, अप्रोच जितना कम हो रहा है, मतलब कि हमारे जो है इफिशियंसी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है, टावर हमारा उतना अच्छा काम कर रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। कूलिंग टावर में, चौथा क्वेश्चन, कूलिंग टावर में हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, हीट ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म क्या होता है, हीट का कैसे ट्रांसफ़र होता है कूलिंग टावर में, कंडक्शन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू, इवापोरेशन के थ्रू, या कंप्रेशन के थ्रू। तो किसके थ्रू होता है, इवापोरेशन के थ्रू होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन, कूलिंग टावर में ब्लो डाउन यूज किया जाता है, ब्लो डाउन कूलिंग टावर में आता है, क्यों यूज करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, या डिजॉल्व सॉलिड को रिमूव करने के लिए, या प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, या फिर एयर को कंट्रोल करने के लिए। ब्लो डाउन का यूज करते हैं हम डिजॉल्व सॉलिड को रिमूव करने के लिए, ठीक है, जो एक इम्प्योरिटी होती है। कूलिंग टावर में अप्रोच जीरो का मीनिंग क्या होता है, जीरो अगर अप्रोच है कूलिंग टावर में तो उसका मतलब क्या होता है, आइडियल कूलिंग उसको बोलते हैं, दूसरा इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली, तीसरा इनफाइनाइट टावर साइज, या फिर तीनों बोलते हैं ऑल। तो अगर अप्रोच जीरो है मतलब क्या है, टावर को हम कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच गया, अप्रोच जीरो का मतलब क्या होगा, अप्रोच क्या होता है, कूलिंग वाटर का टेम्परेचर माइनस WBT। अगर कूलिंग वाटर का टेम्परेचर WBT के बराबर पहुंच गया, 25 माइनस 25 करो क्या होगा, जीरो हो गया, तो मतलब ऐसा क्या होगा, अप्रोच जीरो हो गया, मतलब टावर हमारा आइडियल कूलिंग कर रहा है, मतलब परफेक्ट कूलिंग कर रहा है, आइडियल कूलिंग कर रहा है। इसकी इम्पॉसिबल होगा या प्रैक्टिकली होगा, इनफाइनाइट टावर की साइज होगी, चारों होगा, ये चारों होगा, जब अप्रोच जीरो होगा तो चारों कंडीशन होती है।
WPT से नीचे क्यों नहीं, कूलिंग टावर में हम कोल्ड वाटर को WPT से क्यों नहीं नीचे ठंडा कर सकते हैं? हीट ट्रांसफ़र की लिमिट की वजह से, इवापोरेशन लिमिट की वजह से, या थर्मोडायनेमिक लिमिट की वजह से? ये थर्मोडायनेमिक लिमिट की वजह से हम क्या होता है इसको WPT से नीचे ठंडा नहीं कर सकते हैं। आइए आठवां क्वेश्चन देखते हैं, इफिशियंसी क्या होती है? रेंज अपन रेंज प्लस अप्रोच, अप्रोच अपन रेंज, रेंज अपन अप्रोच, या रेंज अपन 1 रेंज प्लस अप्रोच? तो आपको बताया एफिशिएंसी क्या होती है, रेंज अपन रेंज प्लस अप्रोच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करिए और कमेंट में बताइए आपको और किस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहिए पढ़ना है।